पंजाब में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। क्या ये पहले से तय था? इस सवाल का जवाब हमने बीते दिनों में देश हित में आपको दिया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पीएम की जान खतरे में डालने वाला प्लान कहां बना था। सही सुन रहे हैं, पीएम की जान खतरे में डालने वाला प्लान कहां बना था। पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी, उसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। आज बीजेपी के 2 बड़े नेता, पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अब से करीब 2 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी ने दावा किया कि पीएम के खिलाफ पंजाब में खूनी साजिश हुई थी और पंजाब के एक बड़े नेता ने यह दावा किया कि पीएम के खिलाफ पंजाब वाली साजिश सीएम चन्नी के घर रची गई थी। पांच जनवरी 2021 को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह सेंध लगाई गई, जिस तरह फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक उनकी जान खतरे में रही, वो कोई संयोग नहीं था, बल्कि कांग्रेस का प्रयोग था। ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। और अब शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। विक्रम मजीठिया के मुताबिक पीएम के खिलाफ ये पूरा प्लान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर बना था। It was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhi Randhawa and this DGP. मजीठिया का दावा है कि प्रधानमंत्री को जानबूझकर खतरे में डालने की साजिश हुई थी और इसके लिए सीएम आवास पर योजना बनाई गई थी। इस पूरे प्लान में सीएम चन्नी, पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय शामिल थे। और ये सारा षड्यंत्र कौन रच रहा है? चट्टोपाध्याय, चन्नी, सुखी रंधावा और कांग्रेस पार्टी ठोको ताली। मजीठिया के इस दावे पर कांग्रेस की बोलती बंद है। जी मीडिया की पड़ताल में भी ये बात सामने आ चुकी है कि अगर पंजाब सरकार और वहां की पुलिस चाहती तो प्रधानमंत्री का काफिला बिना किसी रुकावट के फिरोजपुर में रैली स्थल तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ वहां की सरकार और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली पर एसपीजी से लेकर पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठियां आती रही, लेकिन पंजाब पुलिस पीएम के रूट को खाली नहीं करा पाई। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी जमे रहे। अब बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक क्यों बनी रही, एक्शन क्यों नहीं लिया। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का ये वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच कमेटी बन चुकी है, लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी को ये घटना सुरक्षा में चूक नहीं लगती और सिद्धू को तो ये ड्रामा लगता है। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। यहाँ आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है।
अब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ही बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्लाईओवर वाली साजिश का सूत्रधार कौन है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हम देशहित में आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच कमेटी बनी है। इस कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं, साथ ही हैं एनआईए के आईजी। इसके अलावा पंजाब के एडीजीपी और चंडीगढ़ के डीजीपी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस कमेटी के अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा होंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंदु मल्होत्रा 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। ये बहुत अहम तारीख थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली ये पहली महिला वकील है। सबरीमाला केस में भी जो काफी सुर्खियों में रहा था, इंदु मल्होत्रा ही जज थी और उन्होंने 4 पुरुष जजेस से अलग अपनी राय रखी थी। इनकी राय दरअसल सबरीमाला में महिला प्रवेश के खिलाफ रही थी और फिर 21 मार्च 2021 में ये अपने पद से रिटायर हुई। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर खुलासे के बाद हम एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये खुलासा है मुंबई पर ड्रोन अटैक की साजिश से जुड़ा हुआ। लेकिन इस खुलासे से पहले आज हम आपको करतारपुर साहिब से आई एक भावुक कर देने वाली तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये कहानी है 74 साल बाद 2 भाइयों की मुलाकात की जो बचपन में बिछड़ गए और अब बुढ़ापे में आकर मिले हैं। अक्सर ऐसा फिल्मों में होते देखा है। 74 साल बाद 2 भाइयों का मिलन। 17 साल बाद दाल मखनी पहन की ऐसी गाल रोटी पड़ा दे इन आंसुओं में 74 साल बाद मिलने की खुशी तो है, लेकिन 74 साल तक बिछड़ कर रहने का दर्द भी। अच्छे हो गए। एक दूसरे से लिपट कर रो रहे ये दोनों भाई हैं, जिन्हें साल 1947 में सरहद ने अलग कर दिया था, लेकिन करतारपुर साहिब ने दोनों को मिलवा दिया। ये कहानी सिद्दीक और हबीब नाम के 2 भाइयों की है। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और नया पाकिस्तान बना, उस बंटवारे से कुछ ही महीने पहले सिद्दीक पंजाब के फैसलाबाद आ गए थे और हबीब पंजाब के पालीवाला में ही रहे। उस वक्त सिद्दीक सिर्फ 6 साल के थे और आज 80 वर्ष के हो चुके, यानी बचपन में बिछड़े भाई बुढ़ापे में आकर मिले। लेकिन जब मिले तो एक दूसरे के गले से लिपट गए और 74 साल से संभाले सब्र के आंसुओं को आंखों से बह जाने दिया। कोई नहीं, हजे भी तुम आना अच्छे हो गए। दोनों भाई बच्चों की तरह फपक फपक कर रोए। इस मुलाकात के दौरान सिद्दीक ने हबीब से मां का हालचाल पूछा तो हबीब ने बताया कि मां नहीं रही। हबीब ने अपने बारे में ये भी बताया कि उसने कभी शादी नहीं की। 74 साल बाद दोनों भाइयों की इस मुलाकात ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। हमें पूरा यकीन है इन तस्वीरों को देखकर आप भी इस वक्त बहुत इमोशनल फील कर रहे होंगे। दोनों भाइयों को एक दूसरे के बारे में सोचिए, आज से 2 साल पहले पता चला, एक पंजाबी चैनल दोनों भाइयों में संपर्क कराने का माध्यम बना और आखिरकार मंगलवार को करतारपुर साहिब में दोनों भाई मिले और फिर तस्वीरें आपने देखी किस तरह एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आगे बढ़ेंगे इस सवाल के साथ, क्या मुंबई को दहलाने के लिए डार्कनेट पर ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है? महाराष्ट्र साइबर सेल को पिछले कुछ समय में
डार्क नेट पर लगातार मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर ड्रोन हमले से जुड़ी बातें पता चल रही हैं। इस बड़े खुलासे पर मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई पर ड्रोन अटैक का खतरा। जम्मू में ड्रोन हमले की साजिश। 26 जनवरी पे पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है या ड्रोन के रास्ते हथियार भेजे जा सकते हैं। ऐसा सुरक्षा इनपुट मिलने के बाद जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अभियान तेज कर दिया है। क्या आतंकिस्तान करेगा ड्रोन अटैक? जम्मू से पंजाब तक सीमा पार से ड्रोन साजिश के ढेरों सबूत हमारे सामने हैं, लेकिन अब खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को समुद्री रास्ते से अंजाम दिया गया था, लेकिन इस बार आतंकी आसमान के रास्ते ड्रोन हमले की साजिश रच रहे हैं। इस बड़ी खबर का खुलासा हुआ है डार्क नेट पर। महाराष्ट्र साइबर सेल की पड़ताल में सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने डार्क नेट पर आतंकियों के बीच हुई बातचीत को ट्रेस किया, जिसमें ड्रोन का जिक्र हो रहा था। बातचीत में पूछा जा रहा था कि ड्रोन कितने किलो विस्फोटक अपने साथ लेकर जा सकता है, ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी कितनी है, ड्रोन कितनी दूर तक जा सकता है, ड्रोन कितनी ऊंचाई से हमला कर सकता है, ड्रोन को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से कैसे कवर करेंगे यानी बचाएंगे। ये सारी बातचीत डार्क नेट पर हो रही थी। इस बातचीत को ट्रेस करने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल को लगता है कि हो सकता है कि आतंकवादी ड्रोन हमले की साजिश रच रहे हों, क्योंकि इसी बातचीत में एक आदमी ये भी कह रहा था कि इससे अपना काम आसान हो जाएगा, अपने को बंदा नहीं भेजना होगा। डार्क नेट पर ड्रोन वाली साजिश से जुड़े खुलासे को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने क्या कहा, अब ये सुनिए। कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर से भी ये अटैक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पेलोड के रूप में एक्सप्लोजिव्स या कोई और भयानक सब्सटेंसेस डाले जा सकते हैं। तीसरी, इसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ड्रोन से को बैक ट्रैक करके क्रिमिनल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्रिमिनल्स के लिए ये बहुत ही सेफ तरीका हो जाता है। ड्रोन वाली साजिश डार्क नेट के जरिए हो रही थी, इसलिए डार्क नेट के बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल डार्क नेट साइबर वर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड की तरह है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखिए, इंटरनेट के इस्तेमाल को 3 लेयर में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब, जिसके जरिए हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर रोजाना कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। दूसरा हिस्सा है डीप वेब का। इनके इस्तेमाल के लिए URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए पासवर्ड और यूजर नेम का प्रयोग करना पड़ता है। इस श्रेणी में जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी वेबसाइट्स आती हैं। इनके इस्तेमाल के लिए एडमिन की अनुमति भी आवश्यक होती है। और तीसरा हिस्सा है डार्क वेब, जिसे डार्क नेट भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सर्च इंजन काफी नहीं हैं, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्कर भी करते हैं और आतंकवादी भी। जहाँ तक मुंबई में ड्रोन अटैक के खतरे का सवाल है, तो चिंता की बात यह है कि अब तक मुंबई या महाराष्ट्र में कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं लगाया गया है। मुंबई से अंकुर त्यागी और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे संभावना के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दल बदल का खेला भी चल रहा है। आज योगी सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी बीजेपी से मोह भंग हो गया। 2 दिन में 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। आज बीजेपी ने भी सपा और कांग्रेस को झटका दिया। दोनों दलों के एक-एक मौजूदा विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको दिखाते हैं चुनाव की पहली बाजी, यानी दल बदल की बाजी किसने बाजी। 2 दिन में 2 मंत्रियों के इस्तीफे।
यूपी में पहले दौर की वोटिंग से करीब 1 महीने पहले बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले 2 नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी सख्ते में है। खास बात यह है कि दोनों मंत्रियों ने जो इस्तीफे लिखे उनका मजमून एक है, सिर्फ नाम अलग अलग है। योगी कैबिनेट से दोनों नेताओं के त्याग पत्र बता रहे हैं कि सब कुछ पहले से प्रायोजित था। दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक जैसा इस्तीफा लिखा बल्कि पद छोड़ने के तुरंत बाद अखिलेश के दरबार में भी पहुंचे। इस्तीफे के बाद के बयान भी लगभग एक जैसे ही हैं। योगी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप मढ़ दिया। किस प्रदेश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस एक ही देखा कि हमको भाजपा की सरकार बनाना है कि शायद मुझे बहुत न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, न मिल पाने के नाते 5 साल में तब आजिज होकर के आज मुझे कदम उठाना पड़ा। दरअसल पिछले काफी दिनों से दोनों मंत्रियों के पाला बदलने की खबरें आ रही थी। दोनों को मनाने की भी काफी कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। एक के बाद एक 2 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने ये भी सलाह दी कि डूबती नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। चुनाव करीब आते ही यूपी में दल बदल का खेल जोर पकड़ रहा है। आज शुरुआत बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सेंधमारी करके की। सहारनपुर की बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भरपाई करने की कोशिश की। नरेश सैनी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से एसपी विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी भाजपाई हो गए। खास बात यह है कि धर्मपाल सिंह कुछ दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए थे। समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो फूके हुए कारतूस हैं। उनका समाजवादी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है और वो चुनाव जीत के नहीं आएंगे दोबारा। 5 साल मलाई काटी है, एंड टाइम जब आया तो छोड़ के चले गए। दल बदल के मौसम में आरएलडी को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिमी यूपी के बड़े गुर्जर नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए। चर्चा है कि आरएलडी अवतार सिंह भड़ाना को गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। चुनाव में वार पलट जारी, विरोधियों पर साबित होने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि चुनाव की तैयार लगाई जा सके। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजनीतिक दल तो हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत में यानी आपकी अदालत में कौन बीस साबित होगा, ये है बड़ा सवाल और इसका जवाब जानते हैं सिर्फ आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अब तक आपने एक से बढ़कर एक बंदूक देखी होंगी जो अचूक निशाना लगाती है, यहाँ तक कि उनमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जो हम बंदूक आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में अनोखी है। ऐसी बंदूक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दुनिया की सबसे स्मार्ट गन, ऐसी गन जिसे सिर्फ उसका मालिक ही चला सकता है। अमेरिका में बंदूक हिंसा पर रोक का नया हथियार। अमेरिका के गन कल्चर के बारे में कौन नहीं जानता। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में 100 में से 88 लोगों के पास गन है। ऐसे में पिछले कुछ समय में स्कूल से लेकर मॉल तक गोलीबारी की घटना में इजाफा हुआ है। खासकर स्कूल और कॉलेज में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जहां बच्चे अपने माता पिता के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वारदातों पर रोक के लिए आ गई है स्मार्ट गन। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में हर साल 3,80,000 बंदूकों की चोरी होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि चोरी की बंदूकों का गलत इस्तेमाल किया जाता होगा। ऐसे में एक अमेरिकी कंपनी ने ऐसी बंदूक बनाई है जिससे बंदूक से हो रही हिंसा के साथ साथ चोरी पर भी ब्रेक लग सकता है। ये बेहद आधुनिक तकनीक पर काम करने वाली बंदूक है। एक ऐसी बंदूक जिसे सिर्फ वही शख्स चला सकता है जिसको इसे चलाने की इजाजत हो।
ये है पर्सनलाइज्ड स्मार्ट गन। अगर कोई शख्स इसे चलाने की कोशिश करता है तो पहले स्मार्ट गन इस बात की तसल्ली करती है कि सही आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। ये 9mm स्मार्ट हैंडगन है। इसके लिए पहली तकनीक है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टोकन। जैसे कि आपने कोई घड़ी पहनी हो या फिर कोई और दूसरी चीज जिसे बंदूक आपकी आइडेंटिटी मानता हो। गन तभी फायर होगी जब गन में लगी चिप ब्रेसलेट या अंगूठी में लगी चिप के साथ कम्युनिकेट करती हो। दूसरी तकनीक है बायोमेट्रिक पहचान, यानी कि फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट या फिर ग्रिप के मिलान के बाद ही बंदूक एक्टिव होती है। फिंगरप्रिंट रीडर और एक फोन ऐप से एक्टिवेट होता है, जिसके लिए भी जरूरत है। As we understand it, Scott, it's to allow someone to have a little firearm safe and that it can't be used by somebody. इस स्मार्ट गन को बनाया है अमेरिकी कंपनी लोडेस्टार वर्क्स ने। कंपनी के मुताबिक ये स्मार्ट गन फुल प्रूफ है और हर परिस्थिति में इसकी तकनीक सुरक्षित है। कंपनी की माने तो उन्हें ये गन बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने बच्चों के बंदूक चलाने और उससे मौत की खबरें सुनी। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है इमरजेंसी के मौके पर जहां बंदूक मालिक को तुरंत इसे फायर करने की जरूरत हो, पहचान साबित करने में देरी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन कंपनी का दावा है कि गन को सेकंड भर में एक्टिवेट किया जा सकता है। And basically we have a mobile application that communicate wirelessly to the gun and you can lock or unlock from any of those methods altogether. कंपनी के मुताबिक स्मार्ट गन की वजह से बंदूक के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी, बंदूक की चोरी पर रोक लग सकती है और पुलिस वालों से बंदूक छीनने की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। हालांकि कई विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि स्मार्ट गन को हैक भी किया जा सकता है, लेकिन कंपनी का दावा है उसकी तकनीक हर परिस्थिति में सुरक्षित है। We basically have a motor mechanism that drives a flag, vertically, to constrain it from moving up or down, more or less. I go to reload it here, and you can see the flag just popped up right there. And when I go to pull the trigger, no matter how hard I'm going to pull, it's not going to break at all. उम्मीद जताई जा रही कि ये स्मार्ट गन इस साल अमेरिका के बाजारों में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इसे खरीदने के लिए कम से कम 66,000 रुपए अमेरिकियों को खर्च करने होंगे। फिलहाल इस स्मार्ट गन की और टेस्टिंग की जा रही है ताकि एक फुल प्रूफ तकनीक के साथ ये बाजार में पहुंच सके। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे पिछले साल अमेरिका में हिंसक मामले काफी बढ़े हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ इस बात की जांच में जुटे हैं कि क्या हिंसक घटनाओं के बढ़ने के लिए गन कल्चर जिम्मेदार है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक अमेरिका में 2019 की तुलना में 2020 में हत्याओं की संख्या बढ़ी है। 2020 में इरादतन हत्याओं में करीब 30% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020 में 77% हत्याएं बंदूक से की गई। वर्ष 2019 में ये आंकड़ा 74% था। अमेरिका में पिछले साल हिंसक हमले 12% बढ़े। हॉलीवुड की फिल्मों में आपने चूहों के कारनामे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कल्पना की है कि असल जिंदगी में भी चूहे ऐसे साहसिक कारनामे कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हीरो रैट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है ये सुपर साहसिक रैट। यह है दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया का सबसे बहादुर चूहा मगावा, जिसकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कदकाठी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस नन्हे से चूहे ने कंबोडिया में हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन अब मगावा इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। बहादुर मगावा अफ्रीकी नस्ल का था और उसने अपने जीवन में कई साहसिक कारनामों को अंजाम दिया। मगावा को बेल्जियम की एक संस्था ने ट्रेनिंग दी थी। साल 2016 में जब मगावा को कंबोडिया लाया गया था तो वो 2 साल का था। वो सूंघ कर बारूदी सुरंगों का पता लगाने में माहिर था। उसने अपने 5 साल के करियर में 71 लैंड माइंस और 38 जिंदा विस्फोटकों को सूंघ कर पता लगाया।
इस वजह से कंबोडिया की 38 एकड़ से अधिक जमीन सुरक्षित हो पाई और हजारों लोगों की जान बच सकी। मगावा पिछले साल जून में रिटायर हो गया था। 8 साल के मगावा ने पिछले हफ्ते ही आखिरी सांस ली। उसे हीरो रैट भी कहा जाता था। पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन की एक संस्था ने मगावा को बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा था। मगावा को पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जो जॉर्ज क्रॉस और विक्टोरिया क्रॉस वीरता पदक के बराबर है। मगावा की हैंडलर मालेन की माने तो मगावा पारंपरिक समाधानों की तुलना में 26 गुना तेजी से विस्फोटकों को सूंघ सकता था। मगावा केवल 30 मिनट में ही एक टेबल टेनिस कोर्ट के आकार के क्षेत्र में घूमकर बम का पता लगा सकता था, जबकि पारंपरिक मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके ऐसा करने में 4 दिन का वक्त लगता है। मगावा का वजन कम होने की वजह से वो माइंस पर खड़े होकर धरती खुरचता और बम के बारे में अलर्ट कर देता था। उसके माइंस पर खड़े होने से बम फटते नहीं थे। कंबोडिया में 1970 से 1980 के दशक में भयंकर गृह युद्ध छिड़ा था। इस दौरान दुश्मनों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। गृह युद्ध खत्म होने के बाद बारूदी सुरंगें आम लोगों की जान ले रही थीं। ऐसे में मगावा उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। आज कंबोडिया के लोग अपने बहादुर साथी के कारनामों को याद कर गमगीन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको फिल्मी लगेगी। ये तस्वीर है अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जहां एक विमान क्रैश होने के बाद पटरियों पर जा गिरा और उसमें पायलट फंस गया। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। फिर क्या हुआ, देखिए। रेल की पटरियों पर विमान की लैंडिंग और सामने से आ गई ट्रेन। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्लेन और ट्रेन की ऐसी टक्कर जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां पिछले रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। पैकोइमा से उड़े एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वो रेल की पटरियों पर जा गिरा। क्रैश लैंडिंग के बाद पायलट विमान के अंदर ही फंस गया, लेकिन गनीमत थी कि आसपास पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस वाले मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने सामने से एक ट्रेन को आते देखा। एक तरफ तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी तो दूसरी तरफ पायलट को बचाने की जद्दोजहद। हालांकि इससे पहले कि ट्रेन विमान को टक्कर मारती, वहां मौजूद पुलिस वालों ने पायलट को विमान से बाहर निकाल लिया, वो भी टक्कर से महज कुछ सेकंड पहले। अगर चंद सेकंड्स की भी देरी हो जाती तो न पुलिस वाले बचते और न ही क्रैश विमान का पायलट। पायलट के विमान से निकलते ही ट्रेन प्लेन के मलबे की धज्जियां उड़ाते निकल गई। घटना का वीडियो पुलिस वाले के कंधे पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। और अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग फरिश्ता बनकर आए पुलिस वालों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी को कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जी मीडिया, ब्यूरो रिपोर्ट। सऊदी अरब का जिक्र आते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में भीषण गर्मी, रेगिस्तान और पानी की कमी वाली जगह की तस्वीर उभरती है। लेकिन यदि अचानक रेगिस्तानी इलाके में बर्फबारी होने लगे तो ऐसा ही कुछ हुआ सऊदी अरब के बद्र शहर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ से ढके मैदान। आमतौर पर सऊदी अरब रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब अपनी भीषण गर्मी के लिए भी मशहूर है, लेकिन इस रेगिस्तान में हो रही है बर्फबारी। ये है अल मदीना प्रांत का बद्र शहर, जहां का लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने रेत के टीलों को बर्फ से ढका पाया। घर के बाहर का नजारा देखकर लोग हैरान थे।
ऐसी तस्वीरें सऊदी अरब में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी बर्फ बद्र में दिख रही है वो अक्सर पहाड़ी इलाकों पर ही देखने को मिलती है। ऐसे में लोग बर्फ का लुत्फ लेने के लिए घरों से निकल आए। इससे पहले पिछले हफ्ते भी सऊदी के ताबुक इलाके की तस्वीर सामने आई थी, जहां रेत के टीले बर्फ से ढक गए थे। ताबुक के पास स्थित अल लौज पर्वत पर हजारों की संख्या में सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, क्योंकि इलाके में बर्फबारी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सऊदी अरब में बर्फ दिखना बेहद दुर्लभ है। 2013 में मक्का मदीना में 80 साल बाद बर्फ दिखी थी। इसके बाद 2016 में सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई और अब साल के शुरुआत में ताबुक में और मंगलवार को बद्र इलाके में बर्फबारी से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.